The teaching at Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching differed from a normal offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time, and they made learning a very fantastic experience for us. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम मिलने वाले हैं आज, और आज हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म। सबसे पहले बताओ कैसे हैं आप सब लोग, कैसी रही आपकी दिवाली? ओके, हेलो दीप, ओके, हाय स्वप्निल, हाय स्वरूप, हाय सना, हेलो रंजन, हाय जसमीत, हाय अलीशा। यस, आई एम गुड एवरीवन, आई एम गुड एंड आई एम ग्लैड टू मीट यू ऑल अगेन। बहुत अच्छा लग रहा है क्लास में वापस आके। I hope you are also feeling the same. Hi खुशी, hello रिता, okay, hi नितिन, hello प्राची। चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया, awesome। तो हैप्पी दिवाली belated to all of you। दिवाली में आपको उस दिन विश नहीं कर पाया था because I was not here and now I am back। और आज हम खत्म करेंगे हमारा रे ऑप्टिक्स का प्रिज्म टॉपिक, ठीक है? उसके बाद विल बी स्टार्टिंग द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए, तो लास्ट तक देखिएगा, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है एंड प्रिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना बच्चों? बिना किसी डिले के स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत टाइम हो गया फिजिक्स पढ़े हुए, तो चलिए अपनी जर्नी फिर से यहां से शुरू करते हैं। लो सफर शुरू हो गया फिर से। तो ये ऑप्टिक्स, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, और उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म, ठीक है? तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि हम नेक्स्ट मंथ के पहले पहले अपना सिलेबस फिनिश कर लेंगे और नीट के एग्जाम में आपको बहुत सारा टाइम है। सिलेबस फिनिश करने के बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ऐसा नहीं ऑनलाइन पाठशाला में क्लासेस नहीं होंगी, क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। चलिए मिलते हैं, शुरू करते हैं, है ना? यस, मिलके तैयारी करते हैं एंड लेट्स क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, हेलो हर्ष, तो आप ज्वाइन कर लेना। ये इसका लिंक है, ओके? ये आपका लिंक है, प्लीज इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल्सो हमारा नंबर 1 नीट का चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, देन सब्सक्राइब इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। चलो बच्चों, लास्ट तक देखना ये वाला सेशन, ठीक है? फोकस करिए। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रिज्म का, शानदार टॉपिक है। और ऐसा कुछ होता है अगर आप एक प्रिज्म में लाइट को करा दे इंसिडेंट, राइट? तो ये आपने पढ़ा होगा, इसे हम डिस्पर्जन कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और ये प्रिज्म में से हो रहा है। तो यहां पे हमें जो जो चीजें पढ़नी है प्रिज्म के अंदर बच्चों, वो पढ़ना है हमें एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम डिस्पर्जन वगैरह की बातें करेंगे और बहुत सारे हम इसमें क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये आपका प्रिज्म है, ऐसा कुछ दिखाई देता है जब लाइट का डिस्पर्जन होता है। ऑब्वियसली लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसलिए आपको वेव फॉर्म में ये दिखाया गया है प्यार से, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। तो अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय प्लेन सरफेसेस। बट यहां पे एक और कंडीशन होती है कि रिफ्रैक्टिंग मीडियम सही है, रिफ्रैक्ट करा रहा है, वो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, कम से कम उसमें 2 प्लेन सरफेसेस होने चाहिए, बट वो प्लेन सरफेसेस एक दूसरे से इंक्लाइंड होने चाहिए। अगर आप ऐसा भी कोई ऑब्जेक्ट ले लो, ये होता है स्लैब, दिस इज नॉट प्रिज्म, राइट? क्योंकि ये जो सरफेसेस हैं जहां से हम रिफ्रैक्शन कराते हैं जनरली, वो दोनों पैरेलल हैं, राइट? यहां पे पैरेलल है, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों क्या है बच्चों? इंक्लाइंड है। तो दैट इज व्हाई प्रिज्म में जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे, रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेसेस, वो हमेशा क्या होने चाहिए? इंक्लाइन टू ईच अदर होने चाहिए किसी भी एंगल पे। तो ये किसकी कंडीशन हो गई, ठीक है? सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है यहाँ पे, नॉमेनक्लेचर क्या क्या होता है? जो 2 सरफेसेस इन्वॉल्व हैं जहां से आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, जैसे कि ये 2 सरफेसेस, यहां पे मान लीजिए लाइट अगर यहां से आपने इंसिडेंट कराई, तो ये सरफेस और ये सरफेस, इनके बीच का एंगल कहलाता है बच्चों प्रिज्म एंगल, ठीक है? एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं इसको, प्रिज्म एंगल कहते हैं इसको, और ए से इसको हम जनरली डिनोट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये दोनों सरफेसेस, ये उनके बीच का एंगल क्या हो गया हमारा? प्रिज्म एंगल हो गया। प्रिंसिस टेरिंग सर प्रिज्म याद आ रहा है क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना? स्कूल में मजेदार एक्सपेरिमेंट होता है।
चलिए, जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो हम अब समझ लेते हैं, ठीक है। अब असली प्रिज्म की कहानी हम शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, ये कहलाता है बच्चों हमारा इंसिडेंट रे। यहां से रे ऐसे आई, इंसिडेंट हुई। अब इस रे को जाना तो चाहिए था ऐसे कंटिन्यूअस, राइट। अगर यहाँ पे कोई प्रिज्म नहीं होता, अगर कोई रिफ्रैक्टिंग मीडियम नहीं होता, तो बच्चों ये रे कैसे चली जाती, ऐसे चुपचाप निकल लेती। बट क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, रिफ्रैक्शन हुआ। हमें पता है जब भी रिफ्रैक्शन होता है हम कौन सा लॉ लगाते हैं बच्चों, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि अगर ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, देखिए ध्यान से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो क्योंकि ये रेरर से डेंसर जा रही है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है और ये बन जाता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल सी बात है ना। ये देखो एंगल पहले ज्यादा है नॉर्मल के साथ, बट देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ओरिजिनली रे को ऐसे जाना चाहिए था, बट रे इज गोइंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हुई पहले रिफ्रैक्शन की कहानी। पहला रिफ्रैक्शन हो गया, रे बेंड हो गई, यहां से आ गई। अब ये रे दोबारा जाती है इस इंटरफेस के पास और यहां से फिर से होगा रिफ्रैक्शन, है ना। फिर से रिफ्रैक्शन होने वाला है, फिर से रिफ्रैक्शन होगा और तब ये डेंसर से रेरर की तरफ जाएगी और इस टाइम किधर बेंड हो जाएगी बच्चों, बताइए आप लोग। ये इसका इंसिडेंस एंगल हो जाएगा, जनरली इसको हम R2 लिख लेते हैं, और इस बार ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल और ये ऐसे निकल लेगी। क्या ये बात सबको समझ में आई? देखो ये हमारा इंसिडेंट रे, पहला रिफ्रैक्शन के बाद ये हो गई रे, दूसरे रिफ्रैक्शन के बाद ये हो गई रे। इसको हम नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। एमर्ज हो गई रे वहां से, है ना, तो उसको हम ई भी लिख लेते हैं। तो ये ई है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक बार जल्दी से बता देते हैं आपको, देखिए यहां से रे एंटर हुई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, ये नॉर्मल, देखो ये सरफेस है ना, तो ये इसका नॉर्मल, करेक्ट। उसके बाद यहां से हुआ पहला रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन के बाद रे गई इस डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। ये जो रे यहां पे आई इस नॉर्मल के साथ इसका एंगल बना R2 और फाइनली यहां से फिर से रिफ्रैक्ट होके रे चली गई इस डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे, एमर्ज होके गई है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या ये सिंपल सी बातें आपको क्लियर हो गई हैं क्या, बड़ी आसानी से, है ना। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ध्यान से देखना। यस, एमर्जेंस करेक्ट होता है। अब देखना ध्यान से, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। अब देखो ये बेचारा जा रहा था इस डायरेक्शन में, बट फाइनली जैसे लाइफ आपको ऐसे नहीं देती, आप जाना चाहते हो स्ट्रेट डायरेक्शन, सोचते हो, प्लान करते हो, आज मैं ये करूंगा, आज मैं 20 घंटे पढ़ूंगा, आप प्लान करते हो, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वैसा इस रे के साथ हुआ, ये तो बेचारा निकला था यहां कहीं पहुंचने के लिए, बीच में आ गया प्रिज्म, हो गया रिफ्रैक्शन, पहुंच गया यहां पे। तो जैसे आप लोग डेविएट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, होना नहीं चाहिए वैसे ये भी बेचारा क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया या फिर डेविएट हो गया। तो लाइफ में जितने प्रिज्म हैं आपके आसपास वो सब आप हटा देना ताकि आप डेविएट ना हो, ठीक है। क्या क्या प्रिज्म है वैसे, सबसे बड़ा प्रिज्म तो आपका फोन, सबसे ज्यादा डेविएट कौन करता है आपका फोन, तो फोन से थोड़ा बचो, ठीक है। फोन चलाने का टाइम होता है, सही टाइम पे चलाओ, जो टाइम नहीं है फोन चलाने का अपने पेरेंट्स को दे दो या फिर अपने पास से दूर कर दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वही लॉजिक यहां पे लगाते हैं। सो इट वॉज ट्राइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन, बट गई किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये एंगल हो जाता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, सिंपल सी बात, ठीक है। दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। रंजन कह रहा है और भी हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, क्या क्या है भाई बताओ जरा तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस। अभी बाकी और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, फोन वाला डिस्ट्रैक्शन चलेगा, और कोई डिस्ट्रैक्शन ना ना ना, अभी उम्र नहीं है उसकी, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, ये समझ में आया क्या, डेविएशन डेल्टा, है ना। चलिए ये मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा, बट अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार इंट्रो दे रहा था इस टॉपिक का, ठीक है। मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए वो डायग्राम तो आपको समझ में आ गया, है ना, वो डायग्राम आपको समझ में आ चुका है। अब देख लेते हैं इक्वेशंस क्या क्या है प्रिज्म्स के। तो ये डरावना डायग्राम आपने ना अपनी बुक में देखा होगा, दिखा है क्या, ये डरावना डायग्राम बुक में, है ना। ये देखो, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये पहले रिफ्रैक्शन के बाद रे इधर गई, ये दूसरे रिफ्रैक्शन के बाद रे इधर चली गई, करेक्ट। चलो इस डायग्राम को ना एक बार ढंग से बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम बनाते हैं, कैसे ड्रॉ होता है ये समझते हैं तब, क्योंकि अगर ये आपको डायग्राम समझ में आ गया तो फिर काम खत्म है, ठीक है। अगर ये डायग्राम समझ गए आप तो फिर हो जाएगा आपका काम। देखिए कैसे ये डायग्राम ड्रॉ होता है, देखना। तो यहां से मान लो आपकी इंसिडेंट रे इस तरह से डुर, है ना, ये डुर से आती है हमारी इंसिडेंट रे, ये तो आ गई,
अब नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अब नॉर्मल कैसे होता है, टिक 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 टिक। तो देखो ये अपना टिक 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 नॉर्मल। क्या नॉर्मल ड्रॉ करना सभी को आता है? वैसे मैंने नॉर्मल थोड़ा 90 डिग्री में ड्रॉ नहीं किया है, तो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूं नॉर्मल को ड्रॉ करने का, ठीक है। तो नॉर्मल यानी कि इसके 90 डिग्री पे यानी कि ऐसा कुछ दिखेगा क्या बच्चों? देखो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, है ना। अब ध्यान से देखना, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, उनके बीच का जो एंगल है बच्चों वो कहलाता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। अब देखो ये पहला रिफ्रैक्शन होगा यहां पे, रिफ्रैक्शन के बाद ये रे कुछ ऐसे जाएगी और ये रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, R1। समझ आया, R1, है ना। देखते जाओ, बस सिर्फ देखते जाओ प्यार से, और इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। अब यहां पे फिर से एक नॉर्मल आपको ड्रॉ करना होगा, ये एक और नॉर्मल हो गया, देखो, है ना, ये एक और नॉर्मल हो गया। अब इस नॉर्मल के पास यहां से फिर से एक रिफ्रैक्शन होगा और हो सकता है रे कुछ ऐसे चली जाए, तो इस नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट है, ये तो इंसिडेंट है, इसका एंगल कहलाता है R2, और ये जो इमर्जेंस एंगल है, रिफ्रैक्शन एंगल, वो कहलाता है E। बस इतना सा डायग्राम है, ठीक है। तो ये I, ये R1, ये R2 और ये E। अब जो पॉइंट है सीधा उस पे आते हैं। पॉइंट ये है कि इनके बीच में रिलेशंस क्या क्या है। ये वाला एंगल क्या था, A था, है ना। अब देखो वही डायग्राम यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, थोड़े ज्यादा नॉर्मल्स ड्रॉ कर दिए हैं, दैट्स इट। ध्यान से देखिएगा क्या क्या रिलेशन है। ये A होता है, ये R1 और ये R2। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री है, आपके बुक में दिया है, आप एक बार देख सकते हैं। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आएगा इस ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके, या फिर सिंपल ज्योमेट्री को यूज करके। हमें ये याद रखना है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना, भूलना मत, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल भूलना मत स्क्रीनशॉट लेने का। हेलो रवि रंजन, चलिए देखिए क्या क्या है रिलेशंस। A यानी कि ये वाला एंगल, R1 यानी कि ये वाला एंगल, R2 यानी कि ये वाला एंगल। ये वाला वो वाला क्या है, R1 है पहले रिफ्रैक्शन के बाद का, R2 है दूसरे रिफ्रैक्शन का इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट एंगल। तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर आप फाइनली डेल्टा निकालेंगे, जो कि होता है डेविएशन, कि ये रे जो ऐसे आ रही थी वो कितने से डेविएट हो गई, तो उसका फॉर्मूला आता है I प्लस E माइनस A। I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, E क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और A क्या है, प्रिज्म एंगल, है ना, प्रिज्म एंगल है। अब इसका करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आपको पूरी पूरी फील आ जाएगी बच्चों, पूरी पूरी फील आ जाएगी क्वेश्चन ट्राई करके। स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हो गया, यस। चलिए बहुत सिंपल सा लेक्चर है आज का, ठीक है। A इज द प्रिज्म एंगल, बहुत बेसिक सा लेक्चर है। प्रिज्म कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं साथ साथ में चलते जाओ, फ्लो में खत्म करते हैं इस टॉपिक को आज, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखो एक डायग्राम दे दिया हमें, एक डायग्राम दे दिया और यहां पे I की वैल्यू बोल दी 45 है, ठीक है, 45 बोल दी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें √2 दे दिया, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दे दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया 75 डिग्री। और देखो क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड R1, R2, E एंड डेल्टा, ये पूछा है, ठीक है। सबसे पहले याद करते हैं हमने क्या क्या फॉर्मूला देखा लास्ट स्लाइड में। आप अगर चाहो तो कर सकते हो इसको सॉल्व, एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स, ठीक है। चलो सब लोग एक बार ट्राई करो, देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला बच्चों, हमारे पास ये फॉर्मूला, एक तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये एक फॉर्मूला है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा का फॉर्मूला है I प्लस E माइनस A, ये लो, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, और डेल्टा, R1, R2 ये सब फाइंड करना है। E भी निकाल सकते हैं, देखना कैसे करेंगे, ठीक है। चलो देखिए ध्यान से एक बार। तो यहां पे जब पहली बार रिफ्रैक्शन हो रहा है इस सरफेस पे, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। मान लो रे ऐसे कुछ चली गई, ये आपका एंगल बना R1। स्नेल्स लॉ लगाइए यहां पे, है ना। यहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा साक्षी, यहां पे सिंपल स्नेल्स लॉ लगाना है। जब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, 1। तो देखो क्या होता है स्नेल्स लॉ, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R1। सही है क्या, μ1 sin I यहां का हो गया और μ2 sin R1 यहां का हो गया। सिंपल स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अब देखना μ1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। sin I यानी कि sin 45 विच इज 1/√2, सही है। sin I यानी कि sin 45 1/√2 इज इक्वल टू μ2 sin R1।
है ना, μ2 sin r1, μ2 है √2 इंटू साइन r1। अब देखो ध्यान से, ये 1/2 बन जाएगा क्या, 1/√2, और ये √2 इस तरफ जब आएंगे मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 बन जाएगा 1/2, और साइन r1 इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब है r1 की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो r1 क्या है, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। सिंपल सा क्वेश्चन, समझ में आया क्या r1 सभी को? एवरीवन गॉट r1 फ्रॉम हियर 30? मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, दीप इज गिविंग करेक्ट आंसर फॉर r1, R2 भी आपका सही लग रहा है, दीप का सभी आंसर सही लग रहा है। ओके चलिए, हाँ समझ में आ गया सभी को, है ना, 30 डिग्री करेक्ट। चलिए अब आ जाते हैं R2 पे। R2 कैसे निकालेंगे हम लोग? करेक्ट रंजन, आपका आंसर भी सही लग रहा है मुझे। कैसे होगा देखो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। हमने क्या निकाल लिया है, R1, A हमें गिवन है, तो सिंपल सी बात है ना, R2 विल बी इक्वल टू A माइनस R1 इस फॉर्मूले से, और R2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 75 माइनस 30, यानी कि हमें मिल जाएगा यहां से R2 विच इज 45। एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान है। R2 कितना मिल गया बच्चों, 45। अब देखना, R2 45 का मतलब है यहां का जो एंगल बनाना, ये R2 है, नॉर्मल के साथ यहां का इंसिडेंस एंगल क्या बना, R2 बना, वो 45 है। अब यहां से रे निकल के ऐसे आएगी और ये कहलाएगा आपका E। तो इस सरफेस पे आप फिर से लगाओ स्नेल्स लॉ, बहुत आसान है, फिर से इसमें स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज √2 इंटू साइन ये वाला एंगल विच इज 45, सही है क्या? देखो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2 इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, इंसिडेंस एंगल यहां का 45, तो √2 साइन 45, और ये होगा इक्वल टू आउटसाइड यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1 इंटू एंगल साइन E। समझ आया है ना, यहां का √2 साइन 45 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिलेगा आंसर, साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 और √2 हो जाएंगे बच्चों कैंसल, तो आपको साइन E की वैल्यू मिल जाएगी 1 और E का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब यहां से कुछ ऐसे आएगा, ये इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस एंगल ऐसे कुछ आएगा। ये सबको समझ में आया क्या? क्या बिल्कुल सिंपल है ना, ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं इसको, बिल्कुल सही है। क्या सबको समझ में आया ये, है ना, बहुत आसान सी बात है यार। स्नेल्स लॉ सभी ने पढ़ा है रिफ्रैक्शन में, सिर्फ उसको यहां पे हमें यूज करना है। पहले सरफेस पे लगाया, R1 की वैल्यू आ गई, वहां से हमने R2 की वैल्यू निकाल ली, R2 की वैल्यू को यूज करके फिर से स्नेल्स लॉ में हमने E निकाल लिया। अब ये मत समझना कि सर बहुत ही बेसिक है ये तो, हालांकि ये बहुत ही बेसिक है, बट ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए इजी पीजी, राइट, ग्रेट। अब E आ गया 90, अब क्या है, अब तो हमें सिर्फ डेल्टा निकालना है। डेल्टा का फॉर्मूला ये रहा, डेल्टा का फॉर्मूला होता है I प्लस E माइनस A। अब तो मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, I कितना है बच्चों बोलो, 45, प्लस E कितना है बताइए, 90, एंड देन माइनस 75। आई थिंक इसको सॉल्व करके 60 डिग्री आ जाएगा आंसर, है ना। ये सॉल्व करके आई थिंक आपका आंसर 60 डिग्री आ रहा होगा, सही है क्या? यस, चलिए बहुत बढ़िया। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, यस, आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ओके, यस हर्ष, यू आर करेक्ट। चलिए बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप सभी को टफ लगा, इजी लगा ना? देखो प्रिज्म एक बहुत ही इजी टॉपिक है, कैजुअली पढ़ाते हैं इसको आराम आराम से बिल्कुल, और आप भी आराम आराम से पढ़ो, बड़ी आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो कि फिजिक्स में ही होता है हर जगह, वो है फॉर्मूला से याद रखना। तो आई होप आप लोग फॉर्मूला नोट्स बना रहे हैं, आई होप आपने होमवर्क सब करके रखा है। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा क्या क्या मैंने होमवर्क दिया था और आपने क्या क्या किया है, राइट। फॉर्मूला नोट्स बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं बोलता हूं स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको एक A4 शीट रखना चाहिए हर चैप्टर के लिए, ठीक है। हर चैप्टर के लिए आपका पूरा फॉर्मूला भी अगर आप लिखोगे तो 2 A4 शीट में मैक्सिमम आ जाएंगे। तो आपको वो करना है हमेशा, सेशन के साथ वो लेके बैठो या फिर सेशन के बाद आप A4 शीट लेके बैठ जाओ बच्चों, और उसमें सारे फॉर्मूले लिखो जो भी सर ने बताए और जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ग्रेट, सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। गुड वन, गुड वन। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, पॉजिटिविटी है। चलो धीरे धीरे और अपना फ्लो बनाते जाते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अभी फ्लो में आना है, पूरा पूरा वेव ऑप्टिक्स करना है, पूरा मॉडर्न फिजिक्स करना है। मैं समझता हूं अभी बीच में ब्रेक हो गया था, ठीक है, थोड़ा सा फ्लो टूट गया है, बट धीरे धीरे पूरे फ्लो में आना है, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया। अब ये एक शानदार क्वेश्चन आप सभी के लिए पेश है, गर्मा गर्म हॉट क्वेश्चन अभी अभी निकला है बन के। कम ऑन एवरीवन, ट्राई करते हैं, क्या कहते हैं आप लोग। चलिए बताइए, प्रिज्म को देख के डर लगता है? अच्छा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आफ्टर दिस क्लास दिस विल नॉट हैपन, डोंट वरी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा कराइएगा, बिल्कुल स्नेहा, बिल्कुल। आई विल बी डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज सम अदर क्वेश्चंस आल्सो, डोंट वरी। ये क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या आप लोग? देखो एक बार, अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, तो एक प्रिज्म आपको गिवन है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है √2। रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ही है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, वो एंगल ऑफ प्रिज्म की ही बात कर रहा है। ये ए की वैल्यू आपको गिवन है 30 डिग्री, हैज वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पॉलिश्ड, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस को पॉलिश कर दिया गया है। क्या बात है, यहां पे देखो, a beam of light incident on the other refracting surface will retrace its path if the angle of incidence is। चलिए बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर? सी आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया सी, यानी कि 45। यस अनंत, यू कैन सी, यस ऑब्वियसली। वेव ऑप्टिक्स, इसके बाद 1-2 सेशंस लग जाएंगे हमें उसमें, है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, देन विल बी स्टार्टिंग वेव ऑप्टिक्स, डोंट वरी। हाँ जी बताइए क्या आ रहा है आंसर? सी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, है ना। क्या हुआ, डेमोक्रेसी आपने खत्म कर दी है इस क्लास में? देयर इज नो डेमोक्रेसी। हाँ, सब लोग एक ही आंसर दे रहे हो, क्या बात है। आसान था क्या क्वेश्चन? वाह, चलो ठीक है, देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन देख लेते हैं, सी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऑसम ऑसम, यू गाइस आर जस्ट ग्रेट। 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर यार, गजब, मजा आ गया। चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है ना। तो देखो क्या था हमारा, क्या क्या गिवन एक बार देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, रिफ्लेक्टिंग एंगल 30 डिग्री है, वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पॉलिश्ड, यहीं पे है सारा ट्रिक, है ना। एक सरफेस को पॉलिश कर दिया है। आप अगर एक सरफेस को पॉलिश कर दोगे तो वो क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है, दैट्स इट। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लो, उसको पॉलिश कर दो, मिरर बन जाता है। A beam of light incident on other refracting surface will retrace its path। देखो ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, retrace its path का मतलब वो जाएगा और वापस आ जाएगा सेम डायरेक्शन में। अच्छा एक बात बताना, जब भी आपके पास एक प्लेन मिरर होता है और मान लो आपको किसी रे को रिट्रेस कराना है, ऐसे भेज के ऐसे ही वापस लाना है, तो आप कितने एंगल में उसको इंसिडेंस कराओगे बताना जरा। आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई रे एक डायरेक्शन में भेज के उसी डायरेक्शन में वापस लानी है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको कितना रखना चाहिए? मनीष कह रहा है 0। यहीं पे ज्यादातर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, है ना। 90 डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री होना चाहिए। देखो अगर एक रे ऐसे आई तभी तो ये वापस जाएगी, है ना। अच्छा 90 डिग्री होगा या 0 होगा? 0 होगा। देखो ये नॉर्मल है क्या? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना। नॉर्मल के साथ यहां पे कितना एंगल बन रहा है इस चीज का? 0 एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बताइए ये 0 एंगल है या 90 डिग्री एंगल है? यहीं पे 90% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 90 होगा, 0 होगा? 0 होगा, बिल्कुल सही है मनीष। तो यहां पे रे जब ऐसे आई तो इसका एंगल कितना बन रहा है बच्चों? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। बस आपको यही बात समझनी है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कैसे? अच्छा देखो ये नॉर्मल होता है क्या? मिरर का ये नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंस होना चाहिए, है ना। नॉर्मल के इंसिडेंस जब इंसिडेंस होगा तो 0 डिग्री ही होगा, है ना। बस इतनी सी बात समझनी थी। अब ध्यान से देखना एक बार, ये हमारा हो गया प्रिज्म, राइट। ये हमारा प्रिज्म है। अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या करेंगे। उसने बोला यहां से एक रे ऐसे एंटर होती है, तो उसने बोला बताओ ये एंगल कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये वापस आ जाए, है ना। आफ्टर रिफ्रैक्शन बिल्कुल वापस आ जाए। अब ध्यान से देखिएगा, हम मिरर के साथ 90 होगा, बट हम एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल से मेजर करेंगे यहाँ पे, है ना। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वहां पे नॉर्मल से मेजर करेंगे, वो बात थी। देखो जब एक मिरर होता है आपके पास और ये आपका नॉर्मल है, तो आप क्या कहते हो, ये वाला एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ मेजर किया है? नॉर्मल के साथ, है ना। इसके साथ थोड़ी ना मेजर किया है, करेक्ट। मिरर के साथ 90 होगा, बट नॉर्मल के साथ तो 0 होगा, करेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है यहाँ पे, देखिए एक बार सब लोग। तो यहां पे पहला रिफ्रैक्शन होगा, राइट। ध्यान से देखते जाइएगा, पहला रिफ्रैक्शन होगा।
ये बन चुका है हमारा मिरर, करेक्ट। ये क्या बन चुका है बच्चों, ये बन चुका है हमारा मिरर। मिरर जब ये है, यहां से पहले रिफ्लेक्शन के बाद रेज ऐसे कुछ आती हैं, इन रेज को जाना पड़ेगा नॉर्मल टू द मिरर, तभी तो ये वापस आएंगी, है ना। उसने बोला है रिट्रेस करना चाहिए, ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला है, रिट्रेस करना चाहिए। रिट्रेस कब होगा, रिट्रेस तभी होगा ना जब ये वापस आ जाए सेम डायरेक्शन में। देखो a की वैल्यू आपको 30 गिवन है, सबको समझ में आ रहा है क्या ये बात। रिट्रेस कब करेगा वो पाथ को, जब नॉर्मल इंसिडेंस हो। एक मिरर लीजिए, ये मिरर का है नॉर्मल, इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट कराइए तो ये रिट्रेस कर लेता है। तो ये देखो रिट्रेस कराने के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए। अब आप लोग सोच के बताओ, यहां पे जो एंगल बनेगा, है ना, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, यानी कि R2 की वैल्यू हो जाएगी 0। ये सबको समझ में आया क्या, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे 0 हो जाएगी। नॉर्मल से मेजर करना है बच्चों, ये मिस्टेक मत करो, नॉर्मल के साथ आपको मेजर करना है, ना कि मिरर के साथ। ये 90 डिग्री तो है बट नॉर्मल के साथ 0 है। अब सुनना ध्यान से, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, R2 0 हो गया तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 के बराबर, यानी कि यहां से आपको R1 की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A के बराबर, और A की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 डिग्री, तो R1 की वैल्यू आ गई 30। ये सबको समझ में आया। अब कुछ भी नहीं है, अगर आपको R1 पता है तो I निकालना कौन सी बड़ी बात है। देखो अगर आपको ये R1 पता है, ये वाला एंगल पता है, तो I निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। एग्जैक्टली यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू साइन R1। सही है क्या। अब देखो साइन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 इंटू साइन R1, साइन R1 यानी कि साइन 30, साइन 30 इज 1/2, 1/2 को आप लिख सकते हो 1/√2 इंटू √2, एक √2 हो जाएगा कैंसिल, साइन आई की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, आई की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ये आपका आंसर था, है ना। सिर्फ आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। हाँ, मिरर के साथ 90 डिग्री बन रहा है बट हम एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे R2 की वैल्यू, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, ऑसम, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था, गुड जॉब, गुड वन, नाइस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर 45 हो गया। नाउ यू अंडरस्टैंड, ग्रेट। ये है ग्राफ ऑफ I वर्सेस डेल्टा। अब बच्चों ये ना कई स्कूलों में कराते हैं, आपके स्कूल में कराया है क्या ये, हैव यू डन दिस इन योर स्कूल, बताइए एक बार एक्सपेरिमेंट किया था क्या ये वाला। एक प्रिज्म लो, अलग अलग एंगल्स पे डेविएशन प्लॉट करो, कुछ लोगों ने किया है ना, बहुत सारे ने नहीं किया है बट कुछ लोगों ने किया भी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कोई इक्वेशन डिराइव करके हमने ऐसे मैथमेटिकली ड्रॉ नहीं किया है इसको, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है, एग्जैक्टली नीडल्स लेके। चलो मैं आपको समझा देता हूं कि ये ग्राफ कहता क्या है, ठीक है। हमें सिर्फ इस ग्राफ को समझना है कि इसका शेप आखिर ऐसे है तो उसका मतलब क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, हम जब भी कोई प्रिज्म लेते हैं तो ये हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने 30 डिग्री लिया, मान लो, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने लिया, 30, तो मान लो एंगल ऑफ एमर्जेंस आया 60। ये हमेशा होगा क्या, नहीं, मैंने बोला कि चलो एक एग्जांपल लिया जिसमें ऐसा हुआ, ठीक है, एक एग्जांपल में एग्जैक्टली राघव। तो यहां पे आई कितना लिया बच्चों हमने, 30 डिग्री लिया, और ई कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, राइट। तो ये एक सेट ऑफ वैल्यूज हैं, क्या है, ये एक सेट ऑफ वैल्यूज हैं। तो I इज इक्वल टू 30 और E इज इक्वल टू 60, इनका एक एंगल ऑफ डेविएशन होगा, इस प्रिज्म का एक ही एंगल ऑफ डेविएशन होगा, है ना, दिस विल हैव वन एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो ग्राफ आता है किसी भी पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, ये इस ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दिख रहा है क्या आप सभी को, देखो ये जो एक अगर आप वैल्यू फिक्स कर दो डेल्टा की, यहां पे डेल्टा है, यहां पे I है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, तो ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, करेक्ट। देखो ध्यान से, यहां पे एक लाइन अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे हुआ, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे हुआ, तो ये वैल्यू होती है I और ये वैल्यू होता है E। समझ में आया क्या, दो वैल्यूज 30 60, करेक्ट, 30 और 60 दो वैल्यूज होती हैं, और किसी भी एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, एक होता है I और एक होता है E।
यानी कि अगर आप E से भी इसको इंसिडेंट करा दो तो वो I पे बाहर आएगा सेम डेविएशन पे, ठीक है। क्या लिखा है अमरीश ने, वो चैट शायद बहुत ऊपर चला गया। ओके, ये सबको समझ में आ गया क्या ध्यान से? यस। तो फॉर एनी एंगल ऑफ डेविएशन देयर आर टू वैल्यूज ऑफ I पॉसिबल, वन इज I एंड वन इज E। बट एक वैल्यू ऐसी है डेविएशन की जहां पे I और E बराबर हो जाते हैं। देखो, क्योंकि एक ही वैल्यू आती है I की। क्या ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है क्या ये लाइन? नहीं ना, दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग ओनली एट वन पॉइंट। इस एंगल ऑफ डेविएशन को हम कहते हैं डेल्टा मिनिमम। इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको समझा दूंगा। पहले एक बार ध्यान से ग्राफ को देखो। कोई भी एंगल ऑफ डेविएशन अगर आपने लिया तो उसके लिए दो वैल्यूज हैं I की, एक I और एक E। बट एक ही ऐसा एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा मिनिमम जहां पे I और E क्या हो जाते हैं बच्चों? इक्वल हो जाते हैं। तो अगर I और E इक्वल हैं तो डेल्टा मिनिमम होता है, ठीक है। नीट, एनसीईआरटी, एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स और आपके नोट सफिशिएंट होंगे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, काफी होंगे। और आप चाहो तो एक कोई सप्लीमेंट्री बुक रख सकते हो जैसे कि डीसी पांडे, और आप उसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दैट ऑल्सो यू कैन डू। ये सबको समझ में आ गया? यस। फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा देयर आर टू वैल्यूज ऑफ I एंड E, बट फॉर डेल्टा मिनिमम देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ I विच इज I इज इक्वल टू E। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात थी। जो फॉर्मूला हमें याद रखना है वो ये है बच्चों। मैं आपको लास्ट स्लाइड एक बार दिखाता हूं। अच्छा, यहां से ना एक बार समरी देख लो जो मैंने पढ़ाया आपको। देखो, फॉर एवरी डेविएशन देयर एग्जिस्ट्स टू वैल्यूज ऑफ इंसिडेंस, I और E होता है, ठीक है। दो वैल्यूज के लिए एंगल ऑफ डेविएशन होता है। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट गिव द सेम डेविएशन टू फॉर्म IE पेयर। IE पेयर का अगर आप लोगे तो आपको सेम वैल्यू ऑफ डेविएशन मिलेगा। ओनली वन मिनिमम एग्जिस्ट्स इन द ग्राफ। एक ही मिनिमम था क्या? डेल्टा मिनिमम। और उस मिनिमम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। यानी कि अगर आपको मिनिमम डेविएशन चाहिए किसी भी प्रिज्म का तो आप कौन सी वैल्यू पे मिलेगा आपको वो? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। सिंपल सा कंडीशन। और डेल्टा मिनिमम और म्यू में ये वाला रिलेशन होता है। यू डोंट हैव एनी एस्केप रूट, ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको ये याद ही रखना है, कुछ भी नहीं किया जा सकता इसका, ठीक है। एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। देखो, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो डेल्टा मिनिमम साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2 इज इक्वल टू म्यू। ये काम आता है किसी भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। तो हम एक्सपेरिमेंट से डेल्टा मिनिमम निकाल लेते हैं, a हमें ऑलरेडी पता होता है, वहां से हम म्यू निकाल लेते हैं। मान लो आपके पास एक प्रिज्म है जिसका म्यू आपको अननोन है, आपको पता नहीं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अगर आप वो निकालना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटली तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो, वो ग्राफ प्लॉट कर लो बहुत सारी वैल्यूज लेके, आपको डेल्टा मिनिमम मिल जाएगा। डेल्टा मिनिमम और a की वैल्यू यहां पे रखो, इस फॉर्मूले में आपको म्यू मिल जाएगा किसी भी प्रिज्म का, है ना। तो दिस इज अ वेरी नाइस फॉर्मूला। देखो, इसीलिए फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल यू कैन से इंपॉर्टेंस है इसका। सबने स्क्रीनशॉट लिया है क्या? चलो स्क्रीनशॉट लो एक बार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला याद है 10th से? क्या बात है, बहुत बढ़िया, खतरनाक फॉर्मूला। हाँ, वैसे याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर साइन में डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 आ जाता है, नीचे सिर्फ a/2 आ जाता है ना। चलिए, वेरी गुड। एक और छोटा सा टॉपिक है थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म क्या होता है? जब जो प्रिज्म का एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है वो अगर बहुत कम होता है तो हम उसको थिन प्रिज्म बोलते हैं। और अगर ये a बहुत स्मॉल है, a की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है तो हम उस प्रिज्म को थिन प्रिज्म कहते हैं। और यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बहुत आसान हो जाता है, a इंटू म्यू माइनस 1। सिंपल, ठीक है। a इंटू म्यू माइनस 1 इज द प्रिज्म फॉर्मूला फॉर दिस। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर थिन प्रिज्म दिया है, अगर a की वैल्यू बहुत कम दी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। देखो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा बेसिक है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा और आपका काम होता जाएगा, दैट्स इट। ये s नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक था, डेल्टा है वो। डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। हो गया क्या सभी का, है ना। अब इस पे क्वेश्चन करने हैं, ध्यान से देखना। a इंटू म्यू माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये आया हुआ तो वैसे जेई में है, बट आप करेंगे इसको तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। देखो, अभी हमने देखा कि अगर a की वैल्यू बहुत स्मॉल है, देखो यहाँ पे 4 डिग्री गिवन है,
आप इसको थिन प्रिज्म ले सकते हो, ठीक है। जनरली 15 से कम अगर होता है तो आप उसको थिन प्रिज्म ले लेते हो। अगर a की वैल्यू इज लेस देन 15 तो आप उसको जनरली क्या ले लेते हैं, थिन प्रिज्म ले लेते हैं। थिन प्रिज्म में a की वैल्यू आपको गिवन है, अभी अभी मैंने आपको डेविएशन का फॉर्मूला बताया, डेविएशन का फॉर्मूला होता है a इंटू म्यू माइनस 1। बट इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी ने आंसर दिया c, ओके कितने लोग आंसर दे रहे हैं c? चलिए एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, फिर इस पे हम बात करेंगे। कम ऑन, दीप, मनीष, रविका, ओके, फैजान, मुकेश तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, अच्छा ओके, दीप, गरिमा, साकिम, दीप, शिखा, ओके ग्रेट। बहुत सारे बच्चों ने सी बोला है ना, और कुछ बच्चों ने डी बोला है, कुछ बच्चों ने सी बोला है। चलिए सॉल्व करिए, देखते हैं क्या आता है सभी का आंसर। बहुत सारे बच्चों का सी आ रहा है, ओके काफी सारे बच्चों का सी आ रहा है। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है, ठीक है। तो सी लॉक किया जाए, ओके बी इज द आंसर, बी आंसर है इसका। बच्चों देखो क्या मिस्टेक करी है आप लोगों ने, क्या मिस्टेक करी है देखते हैं। आपने क्या किया है यहाँ पे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। आपने बोला सर आपने अभी अभी ये फॉर्मूला बताया है डेल्टा a म्यू माइनस 1, हम तो यही यूज करेंगे, है ना, यही यूज करेंगे। a की वैल्यू 4 रखेंगे, म्यू की वैल्यू 1.5 रख देंगे, माइनस 1, 1.5 माइनस 1 होता है 0.5, 0.5 इंटू 4 हो जाएगा आपका 2 डिग्री। और फिर आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये तो डायग्राम में भी गिवन है कि ये रे असल में इसे ऐसे जाना था बट ये ऐसे चली गई, ये 2 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट हो गई है, राइट। बट आप ये बोल गए कि आपको टोटल डेविएशन निकालना है, एंड आफ्टर दिस मिरर ऑल्सो इट इज गेटिंग डेविएटेड, राइट। ये मिरर कौन करेगा? आपने सिर्फ डेविएशन निकाल लिया इस प्रिज्म से, बट डेविएशन तो बच्चों यहां से भी हो रहा है। टोटल एंगल थ्रू विच रे गेट डेविएटेड, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म का डेविएशन निकाला है, राइट, बट देयर इज मिरर ऑल्सो। क्या आपको मिरर में डेविएशन का फॉर्मूला याद है सभी को? मैंने आपको समझाया था कि मिरर में जो डेविएशन होता है दैट इज गिवन बाय 180 माइनस 2i, जहां पे i होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सभी को याद है क्या ये फॉर्मूला, राइट। डायग्राम देखो ना ध्यान से, डायग्राम में देयर इज नॉट ओनली अ प्रिज्म, देयर इज अ मिरर ऑल्सो। आपने जो किया वो बिल्कुल सही है, 2 डिग्री जो आपने किया, बट वो प्रिज्म के लिए है, आपको तो पूरा निकालना है ना, टोटल निकालना है। समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा, डेल्टा का फॉर्मूला होता है मिरर से 180 माइनस 2i। मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले सेशन में पढ़ाया होगा, रे ऑप्टिक्स के फर्स्ट सेशन में पढ़ाया होगा। अब ध्यान से सुनना, देखो अगर ये 2 डिग्री है बच्चों, अगर ये 2 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 2 डिग्री होगा क्या? ये तो सबको समझ में आता है ना, ऐसे अगर Z टाइप्स का एंगल बनता है, अगर ये 2 डिग्री है तो ये भी 2 डिग्री है, करेक्ट। अगर ये वाला 2 डिग्री है तो ये वाला भी 2 डिग्री है। यहां से ये समझ में आता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मिरर के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है मिरर के लिए वो है 2 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा मिरर का वो कितना होगा? 180 माइनस 2i, और i की वैल्यू कितनी है? 2। तो 180 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 180 माइनस 4, दैट विल बी 176 डिग्री क्लॉकवाइज अगेन, क्योंकि ये इधर जाना चाहता था, गया इस तरफ। तो देखो ऐसे ना जाके ऐसे क्लॉकवाइज डेविएट हुआ है। तो मिरर का डेविएशन 176 क्लॉकवाइज, प्रिज्म का डेविएशन 2 अगेन क्लॉकवाइज। अगर दोनों क्लॉकवाइज हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। तो 176 प्लस 2 कैलकुलेटर यूज करो, आपका आंसर आएगा 178 क्लॉकवाइज। हो गया, ये आंसर है इसका, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। आप भूल गए इस मिरर को, मिरर को भूलना बहुत गलत है। मतलब मिरर छोटा टॉपिक था, पहला टॉपिक था तो भूल जाओगे, प्रिज्म को बस याद रखोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दोनों चीजें पे ध्यान दीजिए आप, पूरा डायग्राम ध्यान से देखिए, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप सॉल्व कर लिए, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, तो 178 क्लॉकवाइज इज द आंसर। 178 कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी सर? अच्छा ठीक है, बिना कैलकुलेटर के कर लो फिर तो चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। चलिए ये क्वेश्चन करिए, दिस इज टाइम पास क्वेश्चन। चलिए सब लोगों को इसमें करेक्ट आंसर देना पड़ेगा। एवरीवन हैज टू गिव करेक्ट आंसर इन दिस। कम ऑन एवरीवन, find the angle of deviation suffered by the light ray shown in the figure for the following conditions.
The refractive index for the prism material is 3/2 when the prism is placed in air, that is mu is equal to 1. Come on. Ritika is saying D. Acha, sorry, Ravika. My bad. Omkar is saying C. 3.5. Okay. कैलकुलेटर में आंसर नहीं आ रहा. अच्छा. बहुत बढ़िया. और कोई करेक्ट आंसर बताइए. ओके, सोनिया इज सेइंग बी, मनीष इज सेइंग बी, छवि इज सेइंग बी. ओके, धीरज सेज बी. बी सही होना चाहिए मेरे ख्याल से. चलिए देखते हैं. मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, बी इसका सही आंसर है. यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा आसान था. मुझे लगता है आप लोग पिछले क्वेश्चन से डर गए तो थोड़ा इसमें आंसर नहीं आ पा रहा है ना. दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, ऐसा कुछ सीन हो रहा है यहाँ पे. खैर देखो, डेल्टा का सिंपल सा फॉर्मूला है a इंटू म्यू माइनस 1, है ना. अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 डिग्री. ये सबको दिख रहा था ना. इज इट विजिबल 3 डिग्री? आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ये थोड़ा वैसे छोटा सा लिखा हुआ है बट ठीक है. 3 डिग्री, ठीक है. तो 3 डिग्री इंटू म्यू माइनस 1, और म्यू की वैल्यू है 3/2. 3/2 बोले तो 1.5 माइनस 1, एंड 1.5 माइनस 1 इज 0.5. 0.5 इंटू 3 इज 1.5. करेक्ट आंसर इज बी. आसान है ना, बहुत ही ज्यादा आसान. सबसे हो गया. यस, यू गॉट द आंसर. ग्रेट. इट वॉज ईजी, राइट. ये क्वेश्चन काफी ईजी था क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पार्ट है. अच्छा, अगर ये नहीं दिख रहा था तो ठीक है, अगली बार से ध्यान रखेंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे डायग्राम. ठीक है, 480p में दिखा. अच्छा. ओके, ग्रेट, बढ़िया है, बढ़िया. बी इज द करेक्ट आंसर, है ना. चलो अब इस पे आ जाते हैं. ये थ्योरी है, इससे न्यूमेरिकल नहीं आता. लास्ट टॉपिक है प्रिज्म का, और इसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म, है ना. डिस्पर्जन ऑफ लाइट, सॉरी. तो यहां पे लाइट के साथ जो हरकत हो रही है उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन. अब आप ध्यान से देखना क्या हरकत हो रही है लाइट के साथ. यहां से जो है बच्चों व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई है. व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, विबग्योर बेसिकली, है ना. तो विबग्योर है वहां पे. तो यहां पे व्हाइट लाइट है, इसमें सारे हैं विबग्योर. अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो विबग्योर होता है वॉयलेट इंडिगो वाला, है ना, विबग्योर. तो ये क्या होता है बच्चों? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. यहां पे रेड का जो वेवलेंथ होता है जिसे हम लैम्डा कहते हैं, ये होता है मैक्सिमम वेवलेंथ, राइट. रेड का वेवलेंथ यहाँ पे मैक्सिमम होता है, और वॉयलेट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है मिनिमम. इस डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो लैम्डा इंक्रीज होगा, है ना. तो सबसे कम वेवलेंथ किसका है? V का. और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का. वॉयलेट का सबसे कम और रेड का सबसे ज्यादा. अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे वेवलेंथ से क्या लेने देना है. तो एक कॉशीस फॉर्मूला है, वैसे आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइडेड बाय, मतलब इन वैक्यूम अपॉन मीडियम. तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना. तो जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा उसका म्यू सबसे कम होगा. तो ध्यान से देखिएगा, लैम्डा मैक्सिमम किसका है? रेड का. तो म्यू मिनिमम किसका होगा? रेड का ही होगा. तो ध्यान से सुनना, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? रेड का. तो यहां पे म्यू इज मिनिमम और यहां पे म्यू इज मैक्सिमम. अब ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है. आपको लगता होगा कि यार प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिक्स होता है. प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए आप फिक्स लेते हो, बट अगर आप सारे व्हाइट लाइट में सभी बैंड्स की बात करोगे तो अलग अलग कलर के लिए उसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, बिकॉज दोज रेज आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, है ना. तो एक नई बात आपको यहां से सीखने को मिली है. कॉशीस फॉर्मूला कहते हैं इसको. बिल्कुल सही बात है. ए और बी यहाँ पे 2 कांस्टेंट्स होते हैं. समझ में आया क्या? तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है. करेक्ट. चलिए अब ध्यान से सुनिएगा कि इसका फर्क क्या पड़ेगा. ठीक है, इसका फर्क क्या पड़ेगा ये आप ध्यान से देखिएगा. इससे क्या होने वाला है देखो. तो ये इसका देख लो डेफिनेशन एक बार. द फिनोमेनन ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट लाइट कलर्स पासिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज डिस्पर्जन, राइट. अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है यहां पे. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, अभी अभी हमने थिन प्रिज्म में पढ़ा है ना, एंगल ऑफ डेविएशन. मान लो लाइट ऐसे आई, लाइट ऐसे निकल गई, तो हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1. ठीक है, हाँ बताओ क्या डाउट है? a इंटू म्यू माइनस 1, करेक्ट. अब यहां पे आप देखो, अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी
तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बच्चों ज्यादा होगा। बट अगर म्यू की वैल्यू कम होगी तो डेविएशन भी कम होगा। सही है क्या? अब ध्यान से सुनिएगा, किसका म्यू सबसे कम है? किस लाइट कलर के लिए म्यू की वैल्यू मिनिमम है? किसका मिनिमम है? अभी अभी मैं आपको बताया था ना, म्यू इज मिनिमम फॉर विच कलर? कौन से कलर के लिए है? रेड के लिए। तो रेड के लिए अगर म्यू सबसे कम है तो उसका डेविएशन भी सबसे कम होगा। तो इसका जो डेविएशन होगा वो डेल्टा मिनिमम होगा। सबसे ज्यादा कौन डेविएट करेगा? मैक्सिमम डेविएशन होगा जिसका म्यू मैक्सिमम है, और म्यू मैक्सिमम है बच्चों वॉयलेट का। तो वॉयलेट बहुत ज्यादा डेविएट हो जाता है, रेड थोड़ा सा डेविएट होता है, और बाकी कलर्स बीच में होते हैं। तो देखो एक बार ध्यान से, रेड का डेविएशन सिर्फ इतना सा हुआ, देखो ये डेल्टा रेड है। वॉयलेट का डेविएशन काफी ज्यादा हो गया, और बीच में आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। यही होता है डिस्पर्जन। सिंपल सी बात है ना। क्या क्या सीखा यहां पे? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, बिकॉज दे आर इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। एंड बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने से डेविएशन कम है, बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो डेविएशन कम है इसलिए सबसे कम डेविएशन हुआ रेड का, सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ वॉयलेट का। है ना? क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अभी सब डायग्राम में एक बार जल्दी से इसको देख लो। है ना? यहाँ पे आपको सबसे ऊपर रेड दिख रहा है क्या बच्चों? सबसे ऊपर रेड दिख रहा है, सबसे नीचे वॉयलेट दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विबग्योर ही तो है। वॉयलेट, उसके ऊपर आपको दिखेगा इंडिगो, उसके ऊपर आपको दिखेगा ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी कि ये पूरा पूरा क्या है आपका? ये पूरा पूरा आपका विबग्योर का ही पैटर्न है। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये देखो, ठीक है। चलिए, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी खत्म हो चुका है, और ये प्रिज्म में हमने इसको समझ लिया। एंड दैट्स इट। यही आपसे पूछा जाता है। एक और चीज ये पूछ लेते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन बताओ। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन पूछ लेते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन कुछ भी नहीं होता है। डेविएशन ऑफ रेड मान लो डेल्टा आर हुआ, और डेविएशन ऑफ वॉयलेट मान लो डेल्टा वी हुआ, तो इनका जो डिफरेंस होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यानी कि ये वाला एंगल, ये कहलाता है आपका एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ अ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो उसको हम एंगुलर डिस्पर्जन कह लेते हैं। ये आप याद रख लेना। अब इसमें ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते हैं वैसे तो। ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अबाउट डिस्पर्सिव पावर एंड ऑल। नीट में इतना नहीं पूछा जाता है आपसे, इतना ही है इसके सिलेबस में। ठीक है, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी टुक अ क्लास फॉर फिजिक्स। हो सकता है फ्लो आज पूरी तरह से नहीं था, अगली क्लास से पूरा पूरा फ्लो हम मेंटेन कर लेंगे। है ना? तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करके आना, रिवाइज करके आना सब कुछ। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और बच्चों, फॉर्मूला नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के अकेले सेशन में कम से कम 5 से 10 फॉर्मूले थे, राइट? 5 to 10 फॉर्मूलास वेर देयर। सभी के सभी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस आप प्रिज्म से रिलेटेड सॉल्व भी कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जो लोग 11th के लेक्चर्स देखते हैं, कल हम करने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे मे बी वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, चलिए एवरीवन, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत दिनों के बाद। एक चीज जो आपको भूलनी नहीं है वो क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अभी के अभी लाइक कर दीजिए। एंड ऑल्सो यू हैव टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। सो दिस इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ।